हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। तो बिना समय गवाए आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके पहले अपन पढ़ चुके माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अपन सारे कोशिकांग पढ़ रहे हैं एक एक करके। इसके पहले के लेक्चर में अपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है या केंद्रक क्या होता है। ठीक है, तो अपन पहले ले रहे हैं दो झिल्ली वाले यानी दो मेम्ब्रेन वाले, फिर इसके बाद अपन एक झिल्ली वाले पढ़ेंगे, फिर झिल्ली वीन यानी मेम्ब्रेनलेस, वो सारे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आज न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, आप केंद्रक जानते होंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूँ केंद्रक के बारे में थोड़ा सा, क्या होता है केंद्रक। देखना, ये आपने कोई कोशिका देखी होगी, एक कोशिका होती है, उसके बीचों बीच होता है एक केंद्रक। ठीक है, एक बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्र के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं अपन क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बीच में होता है क्या, केंद्रक, जिसको बोलते हैं अपन केंद्रक। केंद्रक दो झिल्ली वाला होता है, दो झिल्ली युक्त होता है। केंद्र के अलावा कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, एक गोल्जी का पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे क्या है, सारे कोशिकांग हैं। तो एक एक करके अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बीचों बीच जो पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन केंद्रक। केंद्र को अपन इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, यानी केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो उसका नाम है क्या, रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो फिर सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने, जो एक मृत कोशिका डेड सेल में की थी, रॉबर्ट हुक ने। और केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, हुक तो था कोशिका की खोज करने वाला और केंद्र की खोज करने वाला है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो केंद्र का जब अपन अध्ययन करते हैं, जिस शाखा में अपन इसका अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, तो उसका नाम है कैरियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोलॉजी। एक क्वेश्चन भी कंपटीशन में आ चुका है कि केंद्र का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या नाम दिया जाता है, तो उसका नाम है कैरियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा केंद्र की संरचना अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे बाहर की तरफ तो वही बाहरी केंद्र झिल्ली, जो भी दो झिल्ली युक्त है ना, जो भी कोशिकांग, उसमें सबसे बाहर की तरफ बाहर झिल्ली पाई जाएगी। जैसे केंद्र की, तो इसमें बाहरी केंद्र झिल्ली, या इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके जस्ट अंदर जो है उसको बोलते हैं अपन आंतरिक केंद्रक झिल्ली, यानी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो झिल्लियां पाई जाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, यानी दो मेम्ब्रेन जिसके पास पाई जाती है, दो झिल्लियां जिसके पास पाई जाती है। ठीक है, जो इसकी बाहरी झिल्ली है, इस पर देखो तो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, देखो तीनों तरफ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अब ईआर भी दो टाइप का होता है, जिस पर देखो ये छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे यहाँ पर कण पाए जा रहे हैं। इन कण को अपन बोलते हैं आरईआर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब होता है खुरदरी। देखो ये कण बीच बीच में आ रहे हैं, जैसे कोई ब्रेकर गाड़ी चल रही है, कोई ब्रेकर आ जाता है बीच में, तो वहां पर कोई कण आ रहे हैं ना, कण, तो वैसे कण है यहाँ पर भी। तो इसको अपन बोलते हैं खुरदरी, जैसे रोड खुरदरा हो जाता है ना, ब्रेकर आते वैसे। इसके अलावा एक है एसीआर, जिस पर कोई भी कण वगैरह नहीं पाया जाता, एकदम स्मूथ है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसमें कोई भी कण वगैरह नहीं है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ये कोशिकांग है, ये भी एक, इसको अपन स्टडी करेंगे आगे। बस तो ये भी याद रखना है तुम्हें कि इसकी जो बाहर के अंदर झिल्ली होती है उस पर ईआर लगा होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका लगी होती है। इसको भी अपन स्टडी करेंगे आगे जाके। ठीक है, इसके अलावा अपन अंदर की बात करते हैं, केंद्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर छिद्र पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं केंद्र के अंदर। इन छिद्रों को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र बोलते हैं। नाम ही छुपा है, न्यूक्लियर पोर छिद्र है तो छिद्र बोलते हैं केंद्र का छिद्र, सिंपल सी बात है। अब ये छिद्र क्यों पाए जाते हैं, इसका भी कारण है एक, जैसे ये न्यूक्लियस है, एक कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच के केंद्रक पाया जाता है। अब इस केंद्र में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र, जैसे मान लो ये केंद्र एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड तरल पदार्थ, जिसको अपन बोलते हैं, देखो ये लिख रहा हूँ, केंद्रक द्रव्य, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म बना होता है प्रोटीन आरएनए वगैरह का, इनका बना होता है, यानी न्यूट्रिशन होता है। मान लो अगर इसके पास कमी हो जाए केंद्र के पास न्यूट्रिशन की, तो ये किससे ले लेगा, ये कोशिका द्रव्य से ले लेगा, जो कोशिका द्रव्य होता है ना साइटोप्लाज्म, उससे ले लेगा। मान लो इधर बाहर कमी हो जाए तो ये इधर चल जाएगा, यानी ये आदान प्रदान करने के लिए होता है सब कुछ। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, केंद्रक छिद्र होता है, यानी चीजों का आदान प्रदान होता है इधर, आरएनए प्रोटीन वगैरह का। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इसलिए तो ये बहुत काम की चीज है केंद्रक छिद्र। ठीक है, यानी परासरण नियंत्रण का कार्य करता है, किसके बीच में, कोशिका द्रव्य और
केंद्रक द्रव्य के बीच में परासरण नियंत्रण का कार्य किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसका कार्य हो गया। इसके बाद इसमें वही फ्लूइड भरा होता है एक, जिसको अपन ने बोले दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा एक देखो यहाँ पर डार्क जैसी स्ट्रक्चर है, एक डार्क स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्र को तो अपन बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, पर ये किसके केंद्र के भी अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसका कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है आरआरएनए बनाने का। अब आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है टीआरएनए, एक एमआरएनए और एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है, आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम बनाने का कार्य करता है। और राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, यानी जो भी अपने बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं ना कोशिका वगैरह के अंदर, वो सारे कौन बनाता है, मेनली राइबोसोम ही बनाता है प्रोटीन, इसलिए उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, राइबोसोम। देखो यहाँ पर भी राइबोसोम पाए रहते हैं, ये सारे जहाँ पर राइबोसोम पा रहे हैं, ये है ना, ये छिद्र छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे, ये इसको भी यहाँ पर भी क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, यानी प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं राइबोसोम। ये चीज याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। और राइबोसोम अपने आप में एक झिल्ली विहीन यानी मेम्ब्रेन लेस क्या है, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये भी चीज याद रखनी है तुम्हें। इसके अलावा इसमें देखो एक कुंडली संरचना पाई जा रही है, यानी कोइल्ड संरचना, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इसलिए बोलते हैं इसको अपन कि क्रोमेटिन बेसिक रंग होते हैं ना, बेसिक कलर, उससे क्या हो जाता है, ये रंजित हो जाता है, यानी कलर्ड हो जाता है ये ऑटोमेटिक। किससे, लेकिन बेस कलर से या क्षारीय कलर से। क्रोमेटिन बना होता है दो चीजों का, एक तो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि प्रोटीन कौन सी होती है इसमें, तो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम है स्टोन प्रोटीन। क्या नाम है उसका, स्टोन प्रोटीन, क्योंकि आगे जाके क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। और तुम जानते हो कि अपनी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन आगे जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किसके अंदर पाया जाता है, ये भी, तो ये भी किसके अंदर पाया जाता है, केंद्र के अंदर पाया जाता है। तो देखो इतनी सारी चीजें पाई जा रही है केंद्र के अंदर, देखो तुम, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल कंट्रोलर, यानी कोशिका को नियंत्रित करने वाला कोशिकांग कौन होता है, केंद्र की होता है। यानी सारा जो जैसे ड्राइवर होता है, गाड़ी का ड्राइवर या बस का कोई ड्राइवर है, अपन सारे पीछे बैठे हैं, तो उस बस को कंट्रोल कौन करना है, वो ड्राइवर ही कर रहा है। तो यानी आप बोलते हैं जो कोशिका का ड्राइवर है ना, तो कोशिका का ड्राइवर कौन होता है, केंद्र की होता है। तो ये बहुत कंट्रोल करता है, इसलिए बहुत काम की चीज है केंद्रक, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, क्रोमेटिन। और डीएनए आप जानते हो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है, तो इसको अपन जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत काम का है। इसके अलावा देखो तुम क्या चाहिए, स्टडी मैंने बताई दी आपको कि इसकी केंद्र की स्टडी जिस विज्ञान की शाखा में की जाती है उसको अपन बोलते हैं कैरियोलॉजी। कैरियो और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, और कैरियो का मतलब यहाँ पर क्या है, केंद्र, यानी केंद्र का अध्ययन करना, न्यूक्लियस का स्टडी करना, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर, ये कंप्यूटर में पूछ लेते हैं कि जो केंद्र को होता है, जो कोशिका को कंट्रोल कर रहा है, वो किस में अनुपस्थित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, केंद्र लगभग हर कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में ये अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है। तो किन किन में होता है, एक तो अपनी आरबीसी कोशिका, जो भी अपने अंदर आरबीसी बहती है, जानते हो तुम, 3 प्रकार की होती है खून के अंदर, एक कोशिकाएं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। जिसमें से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में क्या होती है, ये एब्सेंट होता है, कौन, केंद्र के एब्सेंट होता है। इसके अलावा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जब इसके पहले के लेक्चर में अपन ने पढ़ा, इसके पहले की जो वीडियो है उसमें जाके देख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो भी एब्सेंट होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो याद रखना, आरबीसी 2 जगह आ चुका है, इसमें केंद्रक भी नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा केंद्र किसमें नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता, स्यू ट्यूब होती है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं चाली नली का। फ्लोएम होता है, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम सुना होगा, जाइलम पानी ले जाने का काम करता है पौधे में, और फ्लोएम भोजन ट्रांसफर करने का। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की जो चाली नलिका होती है, कोशिकाएं, इनके अंदर भी क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। याद रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीसी और स्यू ट्यूब में जो फ्लोएम की, उसमें दोनों में क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल कंट्रोलर, यानी ऐसा कोशिकांग है जो पूरी कोशिकाओं क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है। तो बस ये था आज का केंद्रक, आज का अपना कोशिकांग, ठीक है। न्यूक्लियस का मैंने काम बता ही दिया, न्यूक्लियस का। और अच्छा, इसकी अभी याद रखना, इसकी खोज करी थी एफ फोंटाना, एक साइंटिस्ट था एफ फोंटाना से याद रख लेना, ठीक है। तो फोंटाना ने न्यूक्लियस की खोज की थी। इसके कार्य में तुम्हें बताई दिया, आरआरएनए बनाने का कार्य करता है, और इससे राइबोसोम होता है, राइबोसोम से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर, न्यूक्लियस बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो आज का अपन ये यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसके बाद दूसरा कोशिकांग लेके आएंगे अपने सेवा, ठीक है। अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, दूसरा आज अपन ने
न्यूक्लियस पढ़ लिया। इसके बाद बहुत सारे कोशिकांग भी, तो जो गोल्जी बॉडी है, इसके अलावा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो प्लांट में पाया जाता है, वो सारे अपन सारे एक एक करके सेल ऑर्गेनल सारे पढ़ेंगे यहाँ पर एक एक करके। तो आज का इतना ही, आज के लिए इतना ही जो न्यूक्लियस अपन ने पढ़ा है। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी जाके देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पहले कोशिकांग पढ़ा चुका हूँ, और इसके बाद केंद्र के, इसके बाद अपन अगला कोशिकांग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हो जिसको नीड हो, तो जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती हो, तो बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझ लो, जिसको इंग्लिश में आ रहा है समझ में इंग्लिश में समझ लो। जैसे बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली, यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में देखो खालिस्तान पाया जा रहा है। इस खालिस्तान को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रीय अवकाश। अवकाश बोल दो, स्थान बोल दो, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो इस स्थान भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है और सारी चीजें क्लियर करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, केंद्र से रिलेटेड हो, इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, अगर वो आपने जाके वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लेना। इनमें कोई अगर आपको डाउट भी आता है थोड़ा सा भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो आता है उसमें आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका उसको जवाब देंगे, आपकी समस्या को अपन हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद और जय भारत।